Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature. तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हिंदी लिटरेचर में आप कह सकते हैं कि इससे महत्वपूर्ण और कोई नॉवेल हो ही नहीं सकती, जिसका नाम है गोदान। गोदान एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जो लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद was a famous Indian writer of modern Hindi and Urdu literature. ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी लिखते थे हिंदी में और उर्दू में। पर अगर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो वो जो अपने नॉवल का जो ड्राफ्ट बनाते थे मुंशी प्रेमचंद जी, वो सारे के सारे ड्राफ्ट बनाते थे इंग्लिश में। ठीक है, तो उन्हें तीनों लैंग्वेज आती थी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। ही वॉज born on 31st July 1880 and died on 8 October 1936। तो ये सारा चीज जो है सो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में सेट रहेगा, इससे आप लोगों को ये बात का अंदाजा लग गया हो। He wrote more than a dozen novels, around 300 short stories, several essays and plays, and translated many foreign works into Hindi. He is regarded as one of the greatest Hindustani writer of 20th century and a pioneer. Some of his important वर्क्स आर, अब देखिए उनके इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से, गोदान है, निर्मला है, कर्मभूमि है एंड शतरंज का खिलाड़ी। तो प्रेमचंद जी उस समय के कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर के सबसे रिनाउंड फिगर थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद मैग्नम ओपस गोदान, जो कि पब्लिश हुआ था 1936 में। ये एक सेमिनल वर्क है हिंदी लिटरेचर का, जो कि इंटरेक्टली वेव्स टुगेदर द लाइव्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रूरल इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस। इसमें क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपस में इंटरेक्टली वीव, बहुत अच्छा ताना बाना करके दिखाया गया है कि बैकड्रॉप कहाँ दिखाया गया, बैकड्रॉप ऑफ इंडिया, रूरल इंडिया में दिखाया गया है प्री इंडिपेंडेंस इरा में। ठीक है, अब इनका स्टोरी कहाँ सेट है, इनका स्टोरी सेट है स्मॉल poverty ridden village called बेलारी इन अवध। अवध अयोध्या के आसपास का रीजन है, ठीक है, यूपी में, आप लोग को पता होगा। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस इरा ऑफ इंडिया विथ ए रिच टेपेस्ट्री ऑफ थीम्स। इसमें थीम बहुत ही अच्छा है। थीम क्या क्या थीम है देखते हैं, इनकम्पासिंग सोसाइटल हायरार्की, एग्रेनियन एग्रेनियन स्ट्रगल यानी कि किसानों का स्ट्रगल जो है सो, ह्यूमन एस्पायरेशन मतलब ह्यूमन क्या एस्पायर करता है, क्या वो करना चाहता है, वो सारी चीजें। एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखाया गया, इसमें रिलेशनशिप दिखाया गया बाप बेटा का, बाप बेटी का, हस्बैंड वाइफ का, फ्रेंड्स का, और अलग अलग सोसाइटी में जो रिलेशन हम बनाते हैं उन सारी चीजों को इस नॉवेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, द नॉवेल रिमेन्स ए poignant portrayal of socio-economic landscape of its time। अगर उस समय का अगर देखा जाए तो अगर कोई कहता है कि अगर इंडिया को जानना है अच्छा से कि रूरल इंडिया होता कैसा है, इवन अभी भी रियलिटी रियलिटी इज नॉट फार फ्रॉम प्रेजेंटेशन विच है प्रेजेंटेड इन द नॉवेल। उससे कोई ज्यादा फार नहीं है रियलिटी। गांव में कंडीशन अभी भी कुछ कुछ ऐसे ही, कुछ सुधार हुई है, लेकिन आपको ये कंडीशन भी देखने के लिए मिल जाएंगे स्टिल एट 21st सेंचुरी। द नॉवेल डिपिक्ट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ। नॉवेल बहुत ही हार्श रियलिटी डिपिक्ट करता है रूरल लाइफ का। द एक्सप्लाइटेशन ऑफ पीजेंट, मतलब किसानों का एक्सप्लाइटेशन कौन करते थे, उनका एक्सप्लाइटेशन तो लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर जो लैंडलॉर्ड रहते थे, जमींदार, मनी लैंडर जो सूद पे देते थे पैसे, वो। एंड द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड नेशनलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। इसके साथ ही साथ इसमें ये भी दिखाया गया कि इम्पैक्ट क्या था मॉडर्नाइजेशन का, क्योंकि उस समय से आप लोगों को पता होगी तो उस समय जो था हमारा औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो भारत में भी धीरे धीरे आने लगी थी। सूरत में कई सारी मिलें खुलने लगी थी, और भी अलग अलग जगह मिलें खुलने लगी थी, अलग अलग औद्योगिक विकास हो रहा था। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है इस नॉवेल में भी दिखाया गया है कि कैसे कैसे एक जमींदार से उसका जमीन मांगा जा रहा है कि वहां पे उद्योग लगाएगा। ठीक है, तो वो चीज कारखाना वाला बनाएगा, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है इस नॉवेल में। एंड नेशनलिज्म, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उस समय जो है
तो हमारा अलग-अलग आंदोलन शुरू हो चुका था गांधी जी के द्वारा नेशनल को, और अलग-अलग जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा कि नेशन को आज़ाद कराने के लिए। उसका क्या इम्पैक्ट है, वो भी इस नॉवेल में आपको देखने को मिल जाएगा। द नॉवेल ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट द अर्बन एंड रूरल लाइफ स्टाइल। अब इस नॉवेल में जो है अर्बन लाइफ स्टाइल की अर्बन लाइफ स्टाइल उस समय का कैसा था एंड रूरल लाइफ स्टाइल, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, कॉन्ट्रास्ट किया गया है, कैसे वो डिफरेंस है, कैसे वो सेम है, वो चीजें इसमें आपको दिखने को मिल जाएगी। एंड द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कैरेक्टर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लास। इसके साथ ही साथ इसमें जो इनकी जो इन्होंने कैरेक्टराइजेशन किए हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। सारे लगभग उस समय के सोसाइटी के सारे जो गांव में रहते थे सारे मेन मेन एलिमेंट्स को उन्होंने लिया है, और वो चीजें हम अपने जब हम स्टोरी का डिटेल में जाएंगे तो वो हमें देखने के लिए मिलेगी। अलग अलग कास्ट का भी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इंडिया में कास्ट उस समय भी रेलिवेंट था, अभी तो थोड़ा कम हो गया, उस समय कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रेलिवेंट था और सप्रेसिंग कास्ट सिस्टम था। एंड जेंडर का रोल क्या है, जैसे कि इसमें सबसे जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है वो दिखाया गया है धनिया का, जो कि होती है होरी की वाइफ। तो वो चीजें हम लोग आगे आके देखने वाले हैं। द नॉवेल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदी नॉवेल ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एंड ए मास्टरपीस ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म का यह मास्टरपीस है, क्योंकि उस समय जो रियलिटी थी वो इस नॉवेल के थ्रू प्रेजेंट की गई थी। मैं कहूँगा उस समय नहीं, ये अभी की भी रियलिटी है, बहुत सारे गांव में ये अभी की भी रियलिटी है। कैसे वो कर्जा लेते हैं, फिर उन कभी चुका नहीं पाते हैं और छोटा सा सपना जो है सो उनका पूरा नहीं हो पाता। सोशल क्रिटिसिज्म, साथ ही साथ ये सोसाइटी को क्रिटिकल है, क्योंकि एक तरफ तो जो जमींदार है, जो सूदखोर है, वो तो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उसे खाने के पैसे भी नहीं जुट रहे हैं। होरी जो है तो लास्ट में कुछ मतलब कि लास्ट में उसका कंडीशन इतना खराब हो जाता है कि उसको ढंग से खाना नहीं मिलता, उसकी मौत हो जाती। तो ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ ह्यूमैनिज्म, ये अलग अलग मानव के एस्पेक्ट्स और अचीवमेंट और मानव का क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करता है। द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ होरी। होरी जो है तो प्रोटैगनिस्ट है इसका, ठीक है, कहानी का मेन हीरो होरी है। ए पुअर फार्मर हु ड्रीम्स ऑफ ओनिंग ए काव, जो कि ड्रीम करता है कि उसके पास एक काव हो। तो काव जो था उस समय में गांवों में काव जो होता है सिंबल होता है, सिंबल ऑफ वेल्थ एंड प्रेस्टीज इन हिज विलेज। उस समय ये लोग देखते थे कि हाँ उसके घर उसके गौशाला में इतनी गाय बंधी हुई है, इतनी बैल बंधी हुई है, इतना पशुधन है, गौधन इसको बोला जाता था, ठीक है। ही फेसेस मैनी हार्डशिप एंड स्ट्रगल to fulfill his dream and his obligation to his family and his कम्युनिटी। तो वो बहुत सारा स्ट्रगल फील करता है, और जो छोटा सा जो उसका ड्रीम है गाय लेने का, गाय खरीदने का, उसका और उसके लिए उसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो उसका कमिटमेंट है फैमिली की और सोसाइटी की और कम्युनिटी की और, उसके लिए भी उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ही इज एक्सप्लॉइटेड बाय लैंडलॉर्ड, उसे लैंडलॉर्ड के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है, मनी लेंडर, पुलिस, यहाँ तक कि पुलिस को भी वो घूस देता है। प्रीस्ट, गांव के जो पुजारी होते हैं उसे भी वो घूस देता है, उसे भी वो पैसे देता है, वो भी उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। हु टेक द एडवांटेज ऑफ हिज पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। ही डाइज ऑफ ओवरवर्क एंड एग्जॉशन, लीविंग बिहाइंड ए ह्यूज डेब्ट एंड ए ब्रोकन फैमिली। वो लास्ट में कैसे मरता है, ओवरवर्क, ज्यादा काम करने के कारण मर जाता है एक थक के, और एक बहुत ही बड़ा जो कर्जा है तो अपने परिवार वालों के ऊपर छोड़ के चला जाता है। His wife Dhania gives him the last rite of Godan by handing him a few coins to pay the priest, fulfilling his lifelong desire। देखिए हिंदू जो ट्रेडिशन है, शायद मैंने इसमें कहीं बताया हुआ होगा। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखिए, जो हिंदू ट्रेडिशन में जो है सो गाय का मतलब गोदान का मतलब होता है काउ डोनेशन। तो ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है ऑफ गिविंग ए काउ टू ए ब्राह्मण। एक ब्राह्मण को एक काउ गिफ्ट में दिया जाता है, कब दिया जाता है, जब कोई मरने वाला होता है या जब मर गया होता है। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी जो आत्मा है वो उसे वो स्वर्ग तक ले जाएगी गौदान, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रेडिशन है कि बैतरनी नदी है, वो गौदान अगर वो करेगा तो वो उसे वहां पर हेल्प करेगी एक स्वर्ग का रास्ता में जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। तो ऐसा हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ मंथ डेथ। देखिए वही मैंने लिखा है कि
जब किसी की मृत्यु होती है तो इट इज बिलीव दैट दिस एक्ट कैन हेल्प द डिकीज अटेन द ए बेटर रिबर्थ और लिबरेशन। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि अगर ऐसा होगा तो वो स्वर्ग जाएगा, तो उससे कर्मों के अनुसार से उसे लिबरेशन या मोक्ष मिल जाएगा, या फिर एक बेटर बेटर मतलब कि रिबर्थ होगा तो एक अच्छा पुनर्जन्म उसे मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन स्टोरी पे। ये गोदान का जो ट्रेडिशन है ये इंडिया में बहुत ही पुराने समय से चलते हुए आ रहा है। लोग गोदान करते थे, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले गोदान करते हैं। ठीक है, द कैरेक्टर, अब हम लोग यहाँ से आते हैं, कहानी हमारा यहाँ से शुरू होगा। द मेन कैरेक्टर इज होरी, ए पुअर peasant who lives with his wife धनिया। होरी की वाइफ होती धनिया, हिज सन गोबर एंड हिज डॉटर्स रूपा एंड सोना। तो इन लोगों के साथ रहता है, एंड डॉटर इन लॉ झुनिया, और झुनिया के साथ। तो ये इसकी छोटी सी फैमिली है। होरी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ओन ए काउ विच इज ए सिंबल ऑफ वेल्थ एंड वेल बींग, जो कि उस समय सिंबल होता है, ये तो मैंने डिस्कस किया ही। ही बोरोज 80 रुपीज। अब देखिए 80 रुपये लग रहा होगा यार कितना कम है, लेकिन उस समय के समय में ये जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये है आपके अर्ली मतलब कि 1920 1930s की बात हो रही है, तो उस समय 80 रुपीज का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। फ्रॉम ए मनी लैंडर टू बाय ए काव फ्रॉम भोला, तो वो भोला से काव खरीदता है। ठीक है, हावेवर हिज यंगर ब्रदर हीरा, काव तो खरीद के ले आता है, लेकिन वो काव जब बाहर बांधता है तो हीरा जेलस हो जाता है। हीरा को लगता है कि उसके फादर से जो प्रॉपर्टी उसे मिली ही हुई है थी, उसे उसने प्रॉपर हिस्सा नहीं दिया, उसे अच्छा से उसका बंटवारा नहीं किया। बड़ा है तो उसने चीटिंग कर ली, रख ली। और वो इस जेलसी में आके काव को जहर दे देता है और वहां से भाग जाता है। तो होरी को क्या करना पड़ता है, होरी क्योंकि होरी नेचर बाय नेचर ही वाज ए गुड मैन, तो वो उससे ब्राइब करता है पुलिस को ताकि उसका भाई बच जाए, उसे कुछ ना हो। ठीक है, झुनिया इज ए विडोड डॉटर ऑफ भोला। झुनिया जो है सो विडोड डॉटर रहती किसकी, भोला की, उसी से जिससे ये होली होरी जो है सो गाय खरीदता है। हु इलोप्स विथ गोबर आफ्टर बिकमिंग प्रेग्नेंट बाय हिम। अब गोबर और झुनिया का अफेयर चलता है, गोबर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और लास्ट में वो दोनों भाग जाते हैं शहर की ओर। फेयरिंग द रिएक्शन ऑफ हिज विलेज, होरी एंड धनिया, गोबर क्या करता है, भाग जाता है शहर की ओर। होरी एंड धनिया एक्सेप्ट झुनिया एज देयर डॉटर इन लॉ, लेकिन होरी और धनिया जो है सो झुनिया को एक्सेप्ट करता है अपना डॉटर इन लॉ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है उसके कारण। एंड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द विलेज पंचायत, और उसे पंचायत का जो जो डर है, जो कहर है, उससे बचाते हैं। विच फाइन्स होरी फॉर शेल्टरिंग हर, इसके कारण होरी पे जुर्माना लगता है, जुर्माना लगाया जाता है पंचायत की ओर से। होरी हैज टू बोरो मोर मनी टू पे द फाइन, अब उसके पास तो ऑलरेडी पैसे होते नहीं, लेकिन फिर भी उसे और पैसे उधार लेने पड़ते हैं ताकि वो फाइन दे पाए। होरी इज अनेबल टू पे हिज लैंड टैक्स एंड हिज डेट टू हिज मनी लैंडर हु थ्रेटन्स टू ऑक्शन हिज एंसेस्ट्रल लैंड, जो कि अब होरी क्या होता है, इसके पैसा की कमी होती है तो वो जो है सो पे नहीं कर पाता है, तो उसके एंसेस्ट्रल लैंड जो उसकी पुश्तैनी जमीन है उसको बोलते हैं कि हम लोग ऑक्शन कर देंगे, बेच देंगे और वहां से पैसा ले लेंगे। तो इसके बचने के लिए होरी क्या करता है, अपनी डॉटर जो उसकी रहती है रूपा, उसको उस शादी करवा देता है, 200 रुपये में शादी करवा देता है विडोवर से। ठीक है, सो ये सोच के कि ये 200 रुपये जो है सो उससे लैंड जो जो उसकी बाकी है, जो बकाया है, वो देने में काम आ जाएंगी। However, he is still short of money and works hard to earn more. लेकिन ये पैसे उसके लिए काफ़ी नहीं होते हैं, उसे और मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अब हम लोग आते हैं इसके अब नेक्स्ट पार्ट पे। ऑन हिज डेथ बेड, होरी विशेष टू फुलफिल द ट्रेडिशन ऑफ गोदान और काउ डोनेशन विच इज सपोज टू ग्रांट सेल्वेशन टू ए डाइंग पर्सन। तो जैसे कि मैंने बताया कि काव इसलिए डोनेट किया जाता था ताकि मोक्ष में आसानी होवे। ठीक है, धनिया गिव्स हिम ऑल द मनी सी है, जब धनिया के पास उस समय सिर्फ कितने होते हैं, 1 रुपये 85 पैसा, टू पे द प्रीस्ट फॉर द रिचुअल, रिचुअल के लिए वो पैसे वो देने के लिए, उसे प्रीस्ट को देने के लिए वो कुछ पैसे उसे देती है, 1 रुपये 25 पैसे। होरी डाइज पार्शियली सेटिस्फाइड बाय एंड पार्शियली अनफुलफिल्ड, थोड़ा सा तो खुश रहता है कि चलो गोदान के नाम पे कुछ तो रुपए मैंने दान दिए अंतिम में मरते मरते, लेकिन उसे लगता है कि यार गाय तो दान नहीं कर पाया।
ही नेवर मैनेजेस टू रिपे हिज डेब्ट और टू ओन ए काउ टू प्रोवाइड मिल्क फॉर हिज ग्रैंडसन। वो कभी भी अपने जो है सो जीवन में वो काव खरीद नहीं पाता है ताकि उसके ग्रैंडसन को उसका दूध पीने को मिले। ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हो गए हमारे मेन कैरेक्टर जिसके अलावा स्टोरी रिवॉल्व होती है, लेकिन इसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स को जो मुंशी प्रेमचंद जी है उन्होंने यहाँ पे लिया है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन है। अब देखिए मनी लेंडर को रिप्रेजेंट करता है लाला रुक्मिनी, और जो लैंडलॉर्ड रहता है वो रहता है राय साहब। लेकिन राय साहब का पोर्ट्रायल जो है सो वैसे लैंडलॉर्ड की तरह नहीं किया जाता है। राय साहब बाय नेचर एक अच्छा आदमी होता है, वो किसानों की समस्या को समझता है। उसके अलावा है टीचर जो है सो मिस्टर मेहता, एंड जो डॉक्टर का जो करेक्टर रहता है वो डॉक्टर प्रसाद, जर्नलिस्ट मिस मालती। दीज करेक्टर रिप्रेजेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ अर्बन सोसाइटी। ये करेक्टर जो है सो अर्बन सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, सच एज कैपिटलिस्ट, द लैंडलॉर्ड, द इंटेलेक्चुअल, द प्रोफेशनल एंड द रिफॉर्मर्स। ठीक है। माफ कीजिएगा। दे हैव देयर ओन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डायलेमा सच एज लव। अच्छा, उनका कॉन्फ्लिक्ट और डायलेमा इन लोगों से अलग है। आप ये बात देख गौर कीजिए। और जो चीजें प्रेमचंद ने बहुत अच्छी से अपने नॉवेल में दिखाई है, उनका डायलेमा क्या है? लव, मैरिज, करप्शन, सोशल जस्टिस एंड नेशनलिज्म, ये उनका डायलेमा है। ठीक है। ये ये सारे उनके डायलेमा है। गॉट इट? द नॉवेल shows the con The novel shows the contrast and connection between रूरल एंड अर्बन लाइफ। तो नॉवेल जो है सो कॉन्ट्रास्ट और कनेक्शन दिखाता है रूरल और अर्बन लाइफ के बीच में। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका टाइटल के बारे में हम लोग बात करते हैं। टाइटल गोदान रखा गया है, किस लिए रखा गया वो मैंने बताया। गोदान चैरिटी ऑफ काव डज रिप्रेजेंट द आयरनी एंड ट्रेजिडी। अब जो टाइटल है वो आयरनिकल है, ट्रेजिडी है। किसके लिए? होरी का लाइफ के लिए, क्योंकि वो नेवर कभी नहीं ले पाता गेट्स टू हिज ओन ए काव और परफॉर्म ए प्रॉपर गोदान। इट ऑल्सो shows द contrast between material and spiritual aspects of life। ये साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट दिखाता है मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में। द हिपोक्रेसी एंड द करप्शन ऑफ द रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे हिपोक्रेसी और हिपोक्रेसी दिखाया जाता है और करप्शन दिखाया जाता है। हिपोक्रेसी और करप्शन इसलिए दिखाया जाता है रिलीजियस का, क्योंकि जब जब वो धनिया जो गोदान करती है, जो उसको पैसा देती है 1 रुपया 25 पैसा, तो प्रीस्ट बोलता है बस इतना में गाय कहाँ से आता है। वो ये नहीं देख रहा है कि जो लास्ट जो उसके पास ओनली सेविंग अमाउंट है, जो एकदम पूरा जो अंतिम पैसे उसके पास बचे हुए, वो उसे वो दे देती है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं। तो इसके थ्रू जो है सो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का और सोशल इंस्टीट्यूशन पंचायत, जो कि अननेसेसरी जुर्माना ठोकता है, इन्फ्लुएंस में रहता है लैंडलॉर्ड के, जो कर्जा देते हैं उनके। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द ह्यूमैनिज्म एंड रियलिज्म ऑफ प्रेमचंद राइटिंग। साथ ही साथ ह्यूमैनिज्म को भी दिखाता है और रियलिज्म, उस समय की जो सोशल रियलिटी थी, उसको ये नॉवेल बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ ये क्या दिखाता है? द प्लाइट एंड द डिग्निटी ऑफ पुअर एंड ऑप्रेस्ड। अब पुअर और ऑप्रेस्ड का कैसे, मतलब उसका जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसके डिग्निटी पे कैसे हमला किया जाता है सोसाइटी के द्वारा में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा में, ये सब चीजों को गोदान बहुत अच्छे से दिखाता है। Godan is a realistic and compassionate portrayal of the Indian society in the 20th century। तो गोदान जो है माफ कीजिएगा, गोदान जो है सो उस समय का जो सोसाइटी है उसके जो बहुत अच्छा पोर्ट्रेयल है, एकदम रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है उस समय के सोसाइटी का, 20th सेंचुरी के सोसाइटी का। इसमें ऑनेस्टी दिखाया गया है, डिग्निटी, ये सारी चीजों को इन्होंने एड्रेस की है। ये प्रेमचंद का लिटरेरी जीनियस है, सोशल विजन गोदान, क्योंकि इसमें सारे के सारे पूरा एज ए इंडिया एज ए होल को दिखाया गया है कि इंडिया जो गांव में होता है वो कैसा होता है। इसमें अमीरों की भी बातें की गई है, गरीबों की भी बातें की गई है। तो ये सब चीजें इसमें समझने लायक है। अब हम इनके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो मेन कैरेक्टर्स है हमारा होरी, जो कि प्रोटैगनिस्ट होता है, धन्या जो कि उसकी वाइफ होती है, गोबर जो कि इन दोनों का बेटा होता है, रूपा एंड सोना जो कि होरी और धनिया की बेटियां होती है,
भोला जो कि काऊ काऊ हर्डर होता है, जो जिसके पास काऊ रहती है, जिससे वो काऊ लेता है। झुनिया इसकी बेटी होती है भोला की, ठीक है, जो कि विधवा होती है। हीरा जो है सो होरी का भाई होता है, जो काऊ को जहर देता है। दत्ता दिन जो है सो ब्राह्मण प्रीस्ट और मनी लैंडर है, ठीक है। फिर माता दिन जो है सो ही वाज सन ऑफ दत्ता दिन, ही हैड एन अफेयर विथ ए गर्ल नेम सेलिया। तो माता दिन जो है सो इसका बेटा रहता है। इस सेलिया जो है सो ये इस सेलिया का जो करेक्टर है वो दलित करेक्टर है। इसके थ्रू जो ये जो दलित एस्पेक्ट है, छुआछूत वाली बातें हैं, उन्हें भी दिखाता है और साथ ही साथ हिपोक्रेसी भी दिखाता है कि वैसे ब्राह्मण लोग बोलेंगे कि दलित लोगों के पास मत जाओ, लेकिन ब्राह्मण का बेटा जो है तो खुद दलित के साथ उसका अफेयर चल रहा है। देखिए, सेलिया सेलिया इज ए लो कास्ट गर्ल एंड वर्क्स ऑन द फार्म ऑफ दत्तादीन। तो यहाँ कैसे नौकरों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो चीजें भी प्रेमचंद ने बहुत अच्छी चीज से दिखाई है। राय साहब ये जमींदार होते हैं और इलेक्शन भी जीतते हैं, ठीक है। मालती देवी ये डॉक्टर होती है। सरोज जो है सो यंग सिस्टर ऑफ डॉक्टर मालती की जो है सो छोटी बहन होती है। मिस्टर मेहता ये स्कॉलर एंड लेक्चरर होते हैं कॉलेज में। मिस्टर खन्ना ये इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और शुगर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखाया उन्होंने। और गोविंदी जो होती है सो मिस्टर खन्ना की वाइफ होती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।